बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट वन में अकाउंट्स रिसीवेबल का एक चैप्टर है और इसी तरह बीकॉम पार्ट टू में जब हम इवन बीकॉम पार्ट वन में ही जब वर्कशीट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री आती है। इसी तरह बीकॉम पार्ट टू में भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर मौजूद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में भी बैड डेट से रिलेटेड एक एंट्री एडजस्टिंग एंट्री जो है वो अक्सर बनवाई जाती है। अब मसला कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि उनकी बेस पार्ट वन की कमज़ोर होती है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अकाउंट्स रिसीवेबल वाला चैप्टर ही छोड़ देते हैं, उनके टीचर्स जो हैं वो चैप्टर उनको छुड़वा देते हैं, तो उसकी वजह से अक्सर जो है वो ये क्वेश्चन या ये जो ट्रांजैक्शन है बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री इसको सही नहीं बना सकते। और अभी भी अक्सर जो कॉमर्स ग्रुप से वहाँ पे यही क्वेश्चन देखा गया है कि बैड डेट्स की एंट्री में मसला हो रहा होता है। एक चीज़ और अपने दिमाग में रखें कि सॉल्व देख कर कभी भी जो है अपनी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली सॉल्व पेपर्स उठाते हैं और सॉल्व पेपर में जो ट्रांजैक्शन आ रही होती है उनको एज इट इज़ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। फिरोज़ नासिर वाले जो सॉल्व पेपर अवेलेबल है मार्केट में उनमें तो बहुत ही मिस्टेक है। इन्होंने तो कैश फ्लो पार्ट टू की अगर बात करें बीकॉम पार्ट टू की, तो कैश फ्लो का जो फॉर्मेट बनाया है वो भी उन्होंने गलत बनाया है और भी बहुत सारी मिस्टेक सॉल्व पेपर में होती है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं तो बुक को रेफ़र करें। बुक्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उन बुक्स में जो फॉर्मेट दिया है उनको आप देखें, क्योंकि सेल्फ स्टडी में अगर आप सॉल्व पे जाएंगे तो सॉल्व मसला करेगा आपको। तो कोशिश ये करें कि बुक्स को रेफ़र किया करें। बुक्स में नॉर्मली जो है वो आपको सही फॉर्मेट मिल जाता है और फिर उस फॉर्मेट को देखते हुए आप अपने कंसेप्ट बनाएं कि ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए और ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए। तो जब तक कंसेप्ट नहीं बनेंगे तब तक बेकार है सवाल का आपका सॉल्व करना। पेपर में ज़रा सा भी थोड़ा सा अगर पेपर जो हट के आता है तो फिर आपका सवाल गलत हो जाता है। बहरहाल, तो अब हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि किस तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स को एडजस्ट किया जाता है और ये वीडियो आपको बीकॉम पार्ट वन में भी काम आएगा और बीकॉम पार्ट टू में भी जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अब मैंने यहाँ पे 4 इंडिविजुअल केसेस लिए हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, या फिर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5,000 रुपये क्रेडिट है, या फिर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स 3,000 रुपये डेबिट है, और या फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 रुपये क्रेडिट है। 4 इंडिविजुअल केसेस हैं। अगर अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड कुछ और आपने वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल पर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, वहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन इसके नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो अकाउंट रिसीवेबल एट एंड हमारे पास 50,000 है। ये बैलेंस शीट अप्रोच है। नॉर्मली बैलेंस शीट अप्रोच पे क्वेश्चन आ रहा होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो हमने एडजस्ट करना है, मेंटेन करना है, एस्टिमेटेड अमाउंट जो होनी चाहिए या ईयर एंड पे जो हमारा बैलेंस होना चाहिए वो 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग होना चाहिए। तो अगर हम 50,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल का 10% लेते हैं तो 5,000 रुपीज़ ये हमारा बैलेंस होना चाहिए। चारों केसेस में हमारा एंडिंग बैलेंस एस्टिमेटेड बैलेंस यही होगा। केस नंबर 1 में मैंने ये टी अकाउंट बनाया। एक दफ़ा मैं आपको और बताऊं, समझाऊं कि कोशिश करेंगे टी अकाउंट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि टी अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो आपका एक तो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा ये कंसेप्ट आपके दिमाग में ज़िंदगी भर बैठा रहेगा कि टी अकाउंट के थ्रू जो है वो एकदम एग्जैक्ट आपको उसका फ्लो पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपने डालनी होती है। अब फर्स्ट केस में हमारे पास क्योंकि कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये जो बैलेंस है एस्टिमेटेड बैलेंस ये हमारा एंडिंग बैलेंस है, ये होना चाहिए इतना हमारा बैलेंस अलाउंस का। इसका मतलब है अगर मैं 5,000 से एंट्री पास करूँगा तो मैं मेरा जो एंडिंग बैलेंस है वो 5,000 हो जाएगा, या मेरा प्रोविज़न जो है वो 5,000 रुपीज़ हो जाएगा जब मैं 5,000 से एंट्री बनाऊंगा। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर क्रेडिट साइड पर आ रही है, इससे मैंने एंट्री पास की। जब नॉर्मल एंट्री बनाते हैं बैड डेट एक्सपेंस टू अलाउंस फॉर बैड डेट 5,000 से मैंने ये एंट्री बना दी। नंबर सेकंड, अगर मैं मेरे जो है क्रेडिट बैलेंस है 5,000 और
और ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है और मुझे मेंटेन भी 5000 ही करना है। इसका मतलब है मेरा एंडिंग भी 5000 होना चाहिए। ऑलरेडी 5000 ही मौजूद है, तो मैं अब कोई भी एंट्री इस केस में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा ओपनिंग और एंडिंग दोनों सेम है। मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई मज़ीद अपने प्रोविज़न को, अलाउंस और बैड डेट्स को इंक्रीज़ करूँ, तो मैं ये जो है इसको इसकी कोई एंट्री पास नहीं करूँगा। तीसरे केस में अलाउंस और बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस अनयूजुअल सिचुएशन होती है। ये क्यों पैदा होती है, ये किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक अनयूजुअल सिचुएशन होती है क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपका कॉन्ट्रा एसेट होता है, और कॉन्ट्रा एसेट हमेशा एसेट का अपोजिट बैलेंस देते हैं। यानी अगर एसेट डेबिट बैलेंस है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, तो कॉन्ट्रा हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस देगा। अनयूजुअल सी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से ये डेबिट बैलेंस दे रहा होता है। एंडिंग बैलेंस या एस्टिमेटेड बैलेंस हमारा वही 5000 है। अब हमने जो एंट्री बनानी होगी 8 से बनानी होगी। अगर ऐसे हम देखें तो दोनों को ऐड कर दें, बैलेंसिंग फिगर 8000 से एंट्री बनाएंगे। और अगर इसको लॉजिकली आप देखें तो 3000 डेबिट बैलेंस हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि 3000 पहले मैंने इस डेबिट बैलेंस को ख़त्म करना है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा। अपने इसको 3000 से पहले मैं एक बनाऊंगा और उसके बाद 5000 जो मैंने अपना प्रोविज़न मेंटेन करना है, तो 3 और 5 8000 से मैं अपनी इसकी एंट्री पास करूँगा। और अगर इस तरह याद करना चाहें आसानी के लिए तो दोनों डेबिट बैलेंस को ऐड करके भी आप एंट्री बना सकते हैं। चौथे केस में हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2000 क्रेडिट है, यानी हमारे पास प्रायर टू एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस 2000 रुपये था, क्रेडिट था 5000, मुझे एज यूजुअल मेंटेन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो है मैं 3000 से एंट्री बनाऊंगा। इसको एक काम ये करते हैं कि इस वाली अमाउंट को मैं, जो ओपनिंग बैलेंस है, इसको मैं कर देता हूँ 8000, ताकि कंसेप्ट जो है जो देना चाह रहे हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने 8 कर दिया, यहाँ पे मैंने 8 कर दिया फोर्थ केस में। तो बैलेंसिंग फिगर जो अब मेरी बच रही है, क्योंकि मेरा प्रोविज़न था 8 का, तो आने वाला प्रायर टू एडजस्टमेंट, जबकि अब मैंने मेंटेन करना है 5 नया बैलेंस। उसका मतलब है मैं अपने अलाउंस को 3000 रुपये से कम करूँगा। अगर मैं अपने अलाउंस को 3000 रुपये से कम करूँगा तो उसका मतलब है मैं एक एंट्री पास करूँगा अलाउंस और बैड डेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स हमारा एक्सपेक्टेड लॉस होता है, और जब उसको हमने अलाउंस को ख़त्म करना होता है तो ये इसको जो भी अमाउंट आती है इसको हम एज एन इनकम, एक अदर इनकम हम इसको चार्ज करते हैं। तो ये 4 कंडीशन हमारे पास आ गई, और उसके बाद जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग में से अलाउंस और बैड डेट्स का एंडिंग जो है उसको हम लेस कराते हैं, जो एस्टिमेटेड परसेंटेज वाली अमाउंट हमारी आ रही है। इनकम स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में ये जो बैड डेट्स वाला इम्पैक्ट है ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाता है, बैड डेट एक्सपेंस के नाम से, जो अमाउंट हमारी एडजस्टिंग एंट्री में आ रही होती है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने क्रिएट किया था, ये अमाउंट हमारी, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं पार्ट 2 के हवाले से, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक अदर इनकम के तौर पर हमारा जाता है। इसको हमने अपनी एक अदर इनकम में लेके जाना होता है। तो ये कुछ केसेस हैं हमारे जिनको हमने डिस्कस किया, और बैड डेट्स को हमने एडजस्ट करने की कोशिश की। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया जाए। दूसरा ये कि कोचिंग क्लासेस और होम ट्यूटर्स अवेलेबल हैं। बीकॉम पार्ट 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, और बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और ओल्ड सिलेबस एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अगर आप चाहें क्लासेस लेना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।